नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व अन्य सुधार। जैसे कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर शासक बना और उसके बाद उसने ऐसे सुधार लागू किए जिससे जनता को ज़्यादा सहायता मिले या उसकी जो सैनिक थे उनको शायद ज़्यादा मिले। तो अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना की नियुक्ति की थी, क्योंकि उसने पूरे हम देखते हैं कि पूरे भारत को उसने जीता था। दक्षिण भारत में जाने वाला वो पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतों को पार करके जो दक्षिण भारत को जीतने के प्रयास किए या योजना बनाई और जीता। कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से मलिक काफूर ने प्राप्त किया। तो इतनी विशाल सेना उसने रखी थी और उस विशाल सेना की नियुक्ति उसके द्वारा की गई। तो इतनी विशाल सेना को राज्य के साधनों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना कायम रखना बड़ा असंभव था। इसलिए उसने शक्तिशाली सेना का व्यय उठाने के लिए कुछ ऐसे सुधार लागू किए जिससे उसको बाजार नियंत्रण की नीति के अंतर्गत आते हैं। उसने जो दैनिक आवश्यकताएं की वस्तु थी उनका उसने मूल्य घटा दिया। उसने दैनिक वस्तुओं को मूल्य घटाकर उनका मूल्य निश्चित कर दिया। और उसने अनाज का, कपड़ा का, जीवन की अन्य आवश्यकताएं जो थी उन वस्तुओं का मूल्य घटाकर उनको इतना सस्ता कर दिया कि एक सैनिक नाम मात्र के वेतन से अपना जो जीवन है वह आराम से निर्वाह कर सकता था। दूसरा कार्य उसने किया कि जो जो टैक्स लिया जाता था, कर राजस्व लिया जाता था, वो उपज के रूप में लिया गया। उपज के रूप में लेने का एक कारण ये था कि सरकार के पास जो आपातकाल में अनाज की आपूर्ति बनी रहे या आवश्यक भंडार बना रहे। उसने खालसा भूमि से भी और जहाँ तक संभव होता है अधीनस्थ जो सामंत थे उनसे भी उसने राजस्व जो लिया वो अन्न के रूप में वसूला। तो इससे अन्न के रूप में काफ़ी भंडार सरकार या साम्राज्य के पास जमा हो गया। तीसरा जो उसने कार्य किया, सरकारी परमिट प्राप्त व्यक्ति को ही जो महत्वपूर्ण सामान था या अनाज वगैरह खरीदने के लिए उसने केवल सरकारी परमिट द्वारा व्यक्ति को ही वह खरीदा जा सकता था। सरकारी उसने उन व्यापारियों के अतिरिक्त जिन्होंने सरकारी परमिट द्वारा अनाज खरीदने का अधिकार दिया जाता था, अन्य किसी भी व्यक्ति को किसान से सीधे अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं दी। अतः सरकारी परमिट प्राप्त व्यक्ति ही अनाज खरीद सकता था, दूसरा अनाज नहीं खरीद सकता। दिल्ली के सभी व्यापारियों को शहना ए मंडी नामक पदाधिकारियों के दफ्तर में अपने नाम लिखाने पड़ते थे और उसी से उनको अनाज खरीदा के लिए अनुमति प्राप्त होती थी। ये बाजार की जो उतार चढ़ाव होती थे, उनकी कीमत होती थी, उसकी भी सूचना देता था सुल्तान को शहनाई मंडी। तो हम देखते हैं कि शहनाई मंडी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी इसके लिए कि वह अनाज की जो वस्तुएं थी या अनाज या महत्वपूर्ण वस्तुओं को वह सरकार के पास। तो शहनाई मंडी की जो बहुत बड़ी भूमिका थी कि अनाज की जो कीमतें थी उसके उतार चढ़ाव के बारे में वह साम्राज्य या सम्राट को सूचना देता था। अब हम देखते हैं कि जो जिन व्यापारियों के पास अपनी पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी खरीदने के लिए, उन्हें राज्य की ओर से एडवांस धन दिया जाता था कि आप जाएं और सामान खरीदें, और उन्हें राज्य की जो निश्चित दरें थी उसी के आधार पर उनको सामान खरीदने की अनुमति प्रदान थी, या निश्चित दरों पर ही उनको सामान खरीदना था और उतना बेचना था। वो एक तरह से राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। जो दिल्ली के आसपास के व्यापारी थे उनको अग्रिम धन देकर वहाँ बसाया गया, एडवांस दिया गया उनको कि आप यहाँ बसें और दूसरी जगह से जो उपज है वह अन्य सामान खरीद कर ले आए और वो दिल्ली के आसपास के जो बाजार थे उनमें निश्चित दरों पर सामान बेचा जाए। तो ये इस तरह से सम्राट द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनको एडवांस में राशि दी गई या अग्रिम धन दिया गया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसाया गया। अब इनमें ये व्यापारी अगर निश्चित दरों पर सामान नहीं बेचते थे या कम तोलते थे तो उनको कड़ा दंड देने की आज्ञा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई। जैसे कि कोई कम तोलता है तो उसके शरीर से उतना ही मांस काटा जाए जितना कि उसने कम तोला। तो इस तरह की आज्ञाएं जब कठोर रूप से लागू की गई
तब ये देखते हैं कि उसके सुधारों को पूरी तरह से लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि उसने प्रत्येक प्रकार की सट्टेबाजी और चोर बाजारी को कठोरता से रोका और दोआब के पदाधिकारियों को इस बात की लिखित गारंटी देनी पड़ी कि हम किसी प्रकार की अनाज की चोरी या अनाज को जमा नहीं करेंगे या अनाज की जमाखोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसने इन नियमों को जो कठोरता से लागू किया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण पूरी तरह से सफल हुआ। उसने प्रमुख व्यक्तियों, पदाधिकारियों व अन्य धनी व्यक्तियों के लिए एक बाजार बनाया और शहनाई मंडी को नियुक्त किया। जैसे बाजार जो था वह सराय अदल के नाम से प्रसिद्ध है। बाजार से बहुमूल्य वस्तु खरीदने से पहले उन्हें क्या होता था, व्यापारियों को शहनाई मंडी नामक दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था और दीवान रियासत और शहनाई मंडी नामक 2 पदाधिकारी बनाए गए और सराय अदल जो बाजार का जो मुख्य बाजार होता था जिसमें महत्वपूर्ण वस्तुएं बेची जाती थी, उसमें एक सराय अदल नामक न्यायाधीश बनाया गया और उसके अधीन कई अफसर कार्य करते थे जो इन नियमों को कठोरता से लागू करते थे। तो इस तरह से उसने ये बाजार बनाया। घोड़ों, मवेशियों में दासों के व्यापार व दलालों पर उसने नियंत्रण रखा। तो इस तरह से उसने इस बाजार नियंत्रण को लागू किया। तो इन बाजार नियंत्रण की जो नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, काफ़ी सफल रही और हम देखते हैं कि बाजार नियंत्रण के द्वारा वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो गई और इसके बाजार नियंत्रण के जो परिणाम थे ये किस प्रकार से रहे। जैसे कि हम देखें, इन सुधारों के परिणाम स्वरूप अनाज की, कपड़े की, अन्य जो वस्तुएं थी, दैनिक जरूरत की जो वस्तुएं थी वह बहुत सस्ती हो गई। घोड़े व अन्य पशुएं, नौकरानी व गुलामों का मूल्य भी बहुत गिर गया। अलाउद्दीन के शासन काल में जो रहन सहन का खर्च था वह बहुत कम हो गया और स्थिर हो गया। अब ये वाद विवाद है कि अलाउद्दीन ने इस बाजार नियंत्रण को संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू किया। ये एक विवाद का विषय है जिसमें हम सोचते हैं कि स्नातक के व्यापारियों को नहीं जाना चाहिए। फिर भी हम ये मानते हैं कि बाजार नियंत्रण जो है दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र, जो कड़े नियंत्रण में साम्राज्य के क्षेत्र थे, उसमें लागू किया गया, न कि संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया गया। अब हम देखें कि अलाउद्दीन की राजस्व नीति किस प्रकार से ही उसने एक राजस्व नीति के अंतर्गत एक नियमावली जारी करी जिसने दिल्ली सल्तनत की राज व्यवस्था को रूपांतरित कर दिया। उसने मुसलमान माफीदार जो थे, धार्मिक व्यक्ति थे, उनको जो मदद माश, मिल्क जो जागीर दी जाती थी, वक्फ की जो ज़मीन थी, इनाम की जो ज़मीन थी, वो भूमि जो मिली हुई थी, उनको उसने जब्त कर लिया और उनको जब्त कर कर उसने भूमि कर वसूला। तो एक तरह से राज्य की जो हानि हुई थी या राज्य की जो ज़मीन जो इनको मिलती थी धर्मस्व के रूप में, ये उसने बंद कर दी और उनसे भी उसने भूमि कर वसूला। भूमि कर वसूलने से एक फ़ायदा ये हुआ कि राज्य के राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरा जो नियम उसने बनाया, जो मुकदम थे, खुद थे, चौधरी थे, वह पदाधिकारी जो थे, जो राजस्व वसूलते थे या टैक्स वसूलते थे, और ये क्या इनके जो अधिकार थे ये वंशानुगत थे। कई पीढ़ियों से इस अधिकारों का उपयोग कर रहे थे कि ये टैक्स नहीं देते थे अपनी भूमि पर। तो अलाउद्दीन ने ऐसा कहा कि क्या आप राज्य के अधिकारी हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन अधिकारियों से जो राजस्व वसूली करते थे इनसे भी उसने टैक्स लिया। इनको जो रियायतें दी गई थी, जो इनके वंशानुगत अधिकार थे, उसने छीन लिए या वापस ले लिए। इनको भी अपने भूमि पर, मकान पर, चारागाहों पर टैक्स देना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि राज्य के पास जो राजस्व था या टैक्स था वो काफ़ी बढ़ गया। तो हम देखते हैं कि इससे भी एक फ़ायदा ये हुआ। नेक्स्ट जो है राज्य करों में वृद्धि करना। जो अलाउद्दीन था उसका मुख्य आधार ये था कि टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए या टैक्स कैसे वसूला जाए। तो उसने जो भूमि कर था, उस 1/3 जो भूमि कर लिया जाता था उसने 1/2 कर दिया, अर्थात उपज का जो 50% जो था कृषकों को भूमि कर देना पड़ा। अब इससे क्या उपज के रूप में लिया जाता था तो सब जो भंडार थे वो भर गए
और मकान पे, चारागाहों पर, आयात निर्यात पर भी उसने टैक्स लगाए। तो उसने जो टैक्स था वो बहुत बढ़ा दिया था, या कई तरह के उसने टैक्स लगाए, जिससे राजस्व की भरपाई ज़्यादा हुई, या जो टैक्स था या भंडार था वह काफ़ी बढ़ गया। उसने मुसलमानों पर 25% या 1/4 जो था भूमि कर वसूला, जो कर के रूप में या उपज के रूप में था। तो इस तरह से उसने अपने जो राज्य की आय को काफ़ी बढ़ा दिया था। एक हम देखते हैं कि उसने भूमि की नाप करवाई, और उसने कहा कि ऐसी कितनी भूमि है जिससे टैक्स लिया जाए, या वास्तविक भूमि वो कौन सी है जिससे राजस्व लिया जाता है। तो उसने भूमि का जितनी भी थी भूमि तो उसकी नाप करवाई कि कितनी खालसा भूमि है, कितनी जागीरी भूमि है, और उसमें भू राजस्व को उसने निश्चित किया। अलग अलग भूमि से जो भू राजस्व आता था उसने उसको निश्चित किया। तो इस तरह से उसने इन नियमों को कार्यान्वित किया, और इनको नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उसने दीवान मुस्त खराज की नियुक्ति की। दीवान मुस्त खराज अपने जो राजस्व अधिकारी होते थे उन पर जो टैक्स बकाया होता था वो टैक्स जमा नहीं कराते थे, या वो लेट जमा कराते थे, या देरी करते थे टैक्स जमा कराने के लिए। तो उन जो बकाया राजस्व है उसको वसूल करने के लिए उसने एक नए अधिकारी की नियुक्त की, जिसको दीवान मुस्त खराज कहा जाता है। और उस दीवान मुस्त खराज ने उस राजस्व जो बकाया राजस्व होता था उसको अधिक कठोरता से वसूला, जिससे क्या हुआ, सुल्तान की आय में वृद्धि हो गई। तो इन सब मस्त परिणामों से या इन समस्त कार्यों से ये परिणाम निकला कि राज्य की आय में बड़ी वृद्धि हुई, और उसका बोझ जो किसानों पर, भूमिकर व्यापारियों पर पड़ता था वह ज़्यादा नहीं पड़कर सब पर समान रूप से पड़ने लगा। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के जो कार्य थे, बाजार नियंत्रण और राजस्व जो नीति के सुधार किए गए, वह काफ़ी हद तक राज्य की आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुए। अलाउद्दीन दो अन्य कार्य भी करना चाहता था, जैसे कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन हालांकि उनको लागू नहीं कर पाया। जो पहला पहला जो उसका कार्य था कि नए धर्म चलाया जाए, तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन और दूसरा जो कार्य था उसका विश्व विजय करने का था। तो ये दो कार्यों को अलाउद्दीन पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वास्तव में उसके जो संसाधन थे वो काफ़ी सीमित थे, और दिल्ली का जो कोतवाल था वह अता उल मुल्क उसका अभिन्न मित्र था, और उसी की सलाह वह मानता था। तो इन दोनों कार्यों को अता उल मुल्क ने कहा कि आपके पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है, जब पर्याप्त संसाधन हो जाए तब आप इन कार्यों को पूरा करें। इसलिए अता उल मुल्क की सलाह को उसने माना, और अलाउद्दीन खिलजी ने ये दो कार्य करने के लिए अपने कार्यों को स्थगित कर दिया।